नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के सामने जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित न्यू एडिशन है। दोस्तों, न्यू एडिशन 2023 का आप डाउट में रहते हैं। दोस्तों, अनेक दोस्तों ने वैसे मुझे फ़ोन करके भी हमें इन्फॉर्म किया कि आप जो भी वन वीक सीरीज़ को आप यूट्यूब पर पढ़वा रहे हैं वो क्या न्यू एडिशन है। दोस्तों, बिल्कुल न्यू एडिशन आप सभी के सामने पेश है। 2023 का है न्यू एडिशन जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए। अगर आप भी JNU से कर रहे हैं अपनी कॉलेज को तो आप ज़रूर इससे जुड़िएगा। दोस्तों, आपके दोस्तों के शेयर कीजिए। अगर आप भी JNU के विद्यार्थी है तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सुपर वन वीक सीरीज़ का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास BA फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों BA फर्स्ट ईयर के लिए भूगोल के भौतिक आधार। दोस्तों, फर्स्ट पेपर है भूगोल का पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने इस क्लास को वैसे पेज बाय पेज आप सभी के सामने खुला जाएगा। दोस्तों, आप डाउट में रहते हो कि पता नहीं क्या कोई धोखा न हो जाए हमारे साथ में, हम 2023 पढ़ रहे हैं या फिर कोई दूसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरी तो सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज हम अति इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण, केवल अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम भी नज़दीक है तो इसलिए हमें उसी सवालों पर डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा आप सभी के सामने, जो कि एग्जाम में पूछने लायक अति इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेट कर लेते कैमरे को। इकतीसवां सवाल है दोस्तों, अति इम्पोर्टेंट है सवाल है कि भूविज्ञान से क्या तात्पर्य। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है भूविज्ञान यानी कि भूमि का जो विज्ञान है, हमारी धरती का जो विज्ञान है, भूमि जमीन का जो विज्ञान, उसके बारे में लिखना है। भूविज्ञान से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी पर अपने वर्तमान स्वरूप में आने से पहले, पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी है, उसका वर्तमान स्वरूप में आने से पहले विविध प्रकार के परिवहनों, विकास सर्जन एवं विनाश व पुनर्निर्माण एवं अन्य संबंधी घटनाओं से होकर गुजरना पड़ा है। इसका संपूर्ण या यथासंभव निरंतरता का वर्णन जिस विज्ञान के अंतर्गत आता है उसे भूविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, भूविज्ञान क्या है, मैं आपको अपने देसी भाषा में शॉर्टकट में समझाता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि भूविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत आज की जो हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है, आज के हमारे खेतर में है, हमारे खेत। दोस्तों, वैसे हमारे खेत है, खेत में सरसों है, सरसों के बाद में बाजरा बोएंगे। इसी प्रकार जो क्रम चल रहा है, और हमारे ये गांवों की बात हो रही है, सरसों वगैरह, ठीक है। अगर हम शहरों में चले जाएंगे तो वहां पर भी कोई दूसरा होगा, जैसे फैक्ट्रियां वगैरह, दुकानें वगैरह सब अलग होंगे। यानी कि जो हमारे ये पहले तो था नहीं, बाजार वगैरह पहले इतनी विकसित नहीं थी, तो यानी कि विकास का जो क्रम है, पहले बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। आज से 500 वर्ष पहले बिल्कुल विकास नहीं था, और धीरे धीरे करते आज खूब विकास हो गया है, तो उसे ही भूविज्ञान कहा जाता है। इसको इस परिभाषा के रूप में लिखने के लिए आप मैंने केवल उदाहरण लिया आप सभी के सामने, लिखना ही हुआ है कि पृथ्वी को अपने वर्तमान स्वरूप में यानी कि आज हमें जो भी पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, सड़कें दिखाई दे रहे हैं, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, दुकानें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी बाजार दिखाई दे रही हैं, बहुत ही विकसित, यानी आज का जो स्वरूप है पृथ्वी का, आज का जो रूप है पृथ्वी का, उसके आने से पहले, आज का रूप आने से पहले, यानी आज की जो हमें व्यवस्था दिखाई दे रही है, इससे 500 वर्ष आने से पहले विविध प्रकार के परिवर्तन, विकास सर्जन एवं विनाश व पुनर्निर्माण एवं अन्य संबंधी घटनाओं से लेकर गुजरना पड़ा। दोस्तों, धीरे धीरे विकास हुआ, किसी का विनाश हुआ, किसी का विकास हुआ, और किसी का पुनर्निर्माण हुआ। इस प्रकार करते 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 विभिन्न प्रकार की घटना घटी, और इतनी घटनाओं के बाद में गुजरने के पास में से गुजरते हुए इसका संपूर्ण यथासंभव निरंतर वर्णन जिस विज्ञान के अंतर्गत, यानी स्टार्ट से लेकर आज तक पृथ्वी पर जो घटना घटी, उसका विस्तार पूर्वक यथासंभव निरंतरता का वर्णन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे भूविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, एकदम स्पष्ट तरीके से आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे।
एक और इम्पोर्टेंट परिभाषा थी, मैंने वैसे 31वां सवाल ले लिया, 30वां सवाल लेना था, देख लेते हैं। ये भी 2015 में पूछा गया था, अति इम्पोर्टेंट सवाल है। भूकंप क्या है दोस्तों? हमारे घर में जो भूकंप आता है, भवन रहता है, तो भूकंप क्या है? भूकंप का साधारण अर्थ भूमि का कांपना, भूमि वाइब्रेट करती है, न्यू। भूकंप का साधारण अर्थ क्या होता है? अर्थ इसका क्या होता है भूकंप का? भूमि का कांपना, भूमि का कंपन करना, अर्थात पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का यूं हिलना। होम्स के शब्दों में, होम्स कोई विद्वान है, इसका नाम याद रखो तो सही, नहीं रखो तो भी सही, हमें परिभाषा से मतलब है। होम्स ने क्या बताया कि यदि किसी तालाब के शांत जल में, कोई तालाब है हमारे आसपास, कोई तालाब है, उसका शांत जल यानी एकदम स्थिर पड़ा है, ठीक है, एकदम स्थिर पड़ा है, ना तो वो हिल रहा है ना डुल रहा है, एकदम स्थिर है, एकदम पड़ा है तालाब में, एकदम लेवल टू लेवल पानी पड़ा है, हिल नहीं रहा है। तो यही कह रहा है कि किसी तालाब में शांत है, यानी कि वो हिल नहीं रहा है, मतलब शांत है। शांत जल में एक पत्थर फेंका जाता है, जब तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगे फैल जाती, जल के तल पर। दोस्तों मान लो कि ये तालाब है, एक पेज पर, एक बार पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। तरंगे फैल जाती इस प्रकार से जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है दोस्तों, तो उससे जो कंपन होता है उसे भूकंप कहा जाता है। दोस्तों मैं इसको पेज पर लेकर समझा लेता हूँ कि ये किस प्रकार ये परिभाषा बोल रही है। पेज पर लेंगे तो स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा हमें। मान लो कि ये हमारे गांव का तालाब है, हमें गांव का उदाहरण लेना है। ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ, ठीक है, ये पानी भरा हुआ, पानी भर लिया तालाब के अंदर, तालाब है, तालाब में पानी भर लिया, एकदम शांत है, ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है, एकदम शांत तालाब है। और यहां से हमने पत्थर फेंका इसके अंदर। जब हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ पर खड्डा हो जाता है, ये पत्थर यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर खड्डा होगा कि नहीं होगा, तब यहाँ पर एक तरंग उत्पन्न, यूं यूं खड्डा पड़ेगा, समझ गए होंगे, यूं मतलब यूं खड्डा पड़ेगा। तो ये तरंगे जो उत्पन्न होती है, ये तरंगे जो उत्पन्न होती है, इन तरंगों को भूकंप का नाम दिया। समझ गए होंगे, होम्स ने दिया था, ये बात है। मैस लेवल के शब्दों में एक और वैज्ञानिक, होम्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, और मैस लेवल ने क्या बताया कि भूकंप धरातल के ऊपर, हमारी पृथ्वी पर धरातल के ऊपर ऊपरी भाग में वह कंपन, हमारी धरातल के ऊपर वह कंपन, हमारी जमीन पर वह कंपन की विधि है जो धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था में प्रारंभ होती। दोस्तों भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन है जो धरातल के ऊपरी भाग अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन की गुरुत्वाकर्षण समिति से जो न्यून अवस्था प्रारंभ होती है। और सिलिसबरी महोदय ने क्या, कौन सी परिभाषा दी? भूकंप की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में देते हुए कहा कि भूकंप वे धरातलीय कंपन होते हैं। भूकंप क्या होता है कि भूकंप वो धरातलीय, हमारी जमीन का वो कंपन होता है जो मनुष्य से संबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, मनुष्य ने जो भी पृथ्वी पर क्रिया की और उस क्रिया के कारण जो पृथ्वी में कंपन आया, पृथ्वी में वाइब्रेट आया, तो उसे ही भूकंप के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, 2015 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं। केवल इम्पोर्टेंट सवालों पर हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए थे, उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक और सवाल है आप सभी के सामने, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अति इम्पोर्टेंट सवाल मान सकते हैं हम, अति इम्पोर्टेंट यानी आपके एग्जाम में आने लायक सवाल इसको आ सकता है, क्योंकि 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। अति इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। कोई 3 अवसादी चट्टानों के नाम लिखिए, आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको 101% जो भी यहाँ से मैटर उपलब्ध करवाया जाता है, उनमें से अधिकांश
इन मैटर में से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप अत्यंत विश्वास के साथ में इस 1 वीक सीरीज को पढ़िए ऑनलाइन। आप ऑनलाइन 1 वीक सीरीज पढ़ने का एक फायदा यह है कि आप खुद 1 वीक सीरीज पढ़ने के बाद में एक ऑनलाइन तरीके से 1 वीक सीरीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। खुद तो इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन समझते हैं, कोई दूसरा समझाता है तो हमें परफेक्ट रूप से समझ में आता है। ये बात होती है दोस्तों। इसलिए आप अपनी खुद की तैयारी के साथ में लास्ट में हमारा वीडियो देखिए, आप समझिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों। आपको देखने को भी मिलेगा कि वास्तव में कि 3 अवसादी चट्टानों के बारे में लिखिए। आपने खुद ने भी सवाल अपने हिसाब से पढ़ा था और अब आप दोबारा ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपके दिमाग में बैठ भी जाता है दोस्तों। तो अवसादी चट्टानों के बारे में कौन कौन सी अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की इसने पूछा है? बालू का पत्थर, चिकनी मिट्टी तथा सेल, चूने का पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट। इसने तो कोई 3 का बोला था, इसने 5 लिख दी दोस्तों। बालू का पत्थर यानी बालू का पत्थर। वैसे हम बालू, रेत को भी बालू कहते हैं, तो बालू का पत्थर याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि बालू का पत्थर, रेत का पत्थर, बालू का पत्थर। चिकनी मिट्टी कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, ये रखने की, याद रखने को। चूने का पत्थर, हमारे घर में जो चूना लाते हैं, चूना, तो चूने का पत्थर, वो भी पत्थर होता है। और खड़िया तो आप सभी जानते होंगे, जैसे कि भाषा में खड़िया क्या होती है। खड़िया एक समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। डोलोमाइट, खड़िया, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी और बालू का पत्थर। ओके, अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक सवाल देख लेते हैं जो कि 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, उस सवाल को देख लेते हैं। ये है 72वां सवाल है, 2015 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल है कि वलन किसे कहते हैं? वलन अथवा में वलन क्या है? दोनों एक सवाल है, भाषा अलग है थोड़ी। ये किसे है, ये क्या है? वलन किसे कहते हैं? वलन क्या है? 2015 में पूछा गया। अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वलन क्या है देख लेते हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटलीय चट्टानों से संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, होने से लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें वलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के अंतर्जाल यानी पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न हो जाता है और उससे जो क्षैतिज संचलन द्वारा भूपटलीय चट्टानों से संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे और लहरनुमा मोड़ बन जाते हैं, उसे वलन कहा जाता है। दोस्तों, वलन क्या है आपको मैं एक पेज के माध्यम से समझा लेता हूं कि वलन क्या है। सवाल पूछ रहा है कि वलन क्या है? वलन क्या है, ये सवाल आप सभी के सामने। तो वलन क्या होता है कि जब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, जब ये पृथ्वी कभी कभी ये दबती है, यानी यूं ये संपीड़न होता है उसमें, ये जब इधर दबेगी पृथ्वी और इधर वाला भाग इधर दबेगा, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर जो यू पहाड़ों की चोटियां है, पहाड़ है, वो आधे पहाड़ इधर चले जाएंगे, ये दबेगा, यहाँ पर ये से दबेगा तो ये वाला पहाड़ इधर चला जाएगा और ये वाला पहाड़ इधर आ जाएगा। पहाड़ों की वो ये वाला है, यानी ये जो वलन पड़ा है इस प्रकार का, जो पहाड़ों के अंदर जो इस प्रकार का वलन पड़ा है, यानी यहाँ का पहाड़ था वो यहाँ पर चला गया और यहाँ का पहाड़ था वो यहाँ पर चला गया, यहाँ का था वो यहाँ पर, ये जो वलन हुआ है इस वलन को ही हम पृथ्वी पर बने वलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यही तो है वलन क्या है। वलन सबसे स्पष्ट है, वलन इस प्रकार वलन, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जाना, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा, क्षैतिज संचलन दबना, तो भूपटलीय चट्टानों के संपीड़न, भूपटलीय चट्टानों तो उनमें लहरनुमा मोड़नुमा जो लाइनें बन जाती है, पड़ जाती है, उसे वलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट वाला है, सरल भी है, समझ गए होंगे कि पृथ्वी के, आप एग्जाम में इस प्रकार लिख सकते हैं कि पृथ्वी के संपीड़न के कारण पहाड़ों में संपीड़न उत्पन्न होता है, तो पहाड़ों के बीच में लहरनुमा मोड़ आ जाते हैं, उसे वलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक बार पुनः, जब पृथ्वी का संपीड़न होता है, आप इस प्रकार अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि ये भाषा आपको याद नहीं हो रही है तो आप ये लिख सकते हैं कि यदि
नहीं, जब पृथ्वी में संपीड़न होता है यानी कि दबती है, जब पृथ्वी में संपीड़न होता है तो पहाड़ों में भी संपीड़न आ जाता है, और पहाड़ों में संपीड़न आ जाने के कारण पहाड़ है वो लहर नुमा मुड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उसे वलन के नाम से जानते हैं दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल ले लेते हैं, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी सवाल डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दरार घाटी क्या है? दरार घाटी 2017 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जो भी सवाल पहले एग्जाम में पूछे गए वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। दरार घाटी अति इंपॉर्टेंट सवाल है। दरार घाटी या फिर भ्रंश घाटी, ये दो समांतर, दरार घाटी को या फिर भ्रंश घाटी को दोनों सेम है। दरार घाटी क्या है कि दो समांतर भ्रंश हो, दो समांतर, समांतर क्या होता है? जब पास पास में दोनों के बीच में दूरियां बराबर होती, दो समांतर भ्रंशों के मध्य गहरा भाग जिसकी चौड़ाई अत्यल्प किंतु लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है और लंबाई अधिक होती है। दरार घाटी का निर्माण दो समांतर भ्रंशों के बीच भू भाग के धसे जाने अथवा बीच के भूभाग के स्थिर रहने पर उसके मध्य जो भूखंडलों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप होता है उसे जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी के नाम से जाना। एक बार पुनः देख लेते हैं कि भ्रंश घाटी क्या होती है कि दो समांतर भ्रंशों के मध्य का गहरा भाग जिसकी चौड़ाई अत्यल्प होती है किंतु लंबाई अधिक होती है। दरारों का निर्माण समांतर भ्रंशों के बीच भू भाग के नीचे जाने अथवा भू भाग के स्थिर हो जाने, उसके दोनों ओर के स्थल खंडों के ऊपर उठ जाने के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है उससे दरार घाटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, अति इंपॉर्टेंट सवाल होगा, वही आप सभी के सामने पेश होगा। सिंडर शंकु क्या होते हैं? सिंडर शंकु जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है यानी कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो उसके समय लावा न निकलकर राख, धूल व ठोस शिलाखंड ही निकल कर जमा हो जाते हैं, उससे सिलेंडर। दोस्तों ज्वालामुखी क्या होती है? जमीन में से लाल लाल पदार्थ का बाहर निकलना और बाहर निकलकर पहाड़ का रूप धारण कर लेना, यही सिलेंडर शंकु था। लेकिन जब ज्वालामुखी तो निकलती है लेकिन ज्वालामुखी धरती से बाहर नहीं आ पाती। धरती से बाहर कब आती है? तो वो जहाँ पर राख बसती है, धूल बसती है, ठोस शिलाखंड बसते हैं, शिलाखंड यानी कि पत्थर के टुकड़े बसते हैं, वो बाद में बाहर आते हैं। ज्वाला बाहर नहीं आती है, उसकी राख बाहर आती है, धूल बाहर आती है, कंकड़ पत्थर बाहर आते हैं, उसे सिलेंडर शंकु के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, एक और सवाल है, कि प्रांत, तो ये ठीक है। 95वां सवाल है, 95वां सवाल अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लिखना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या है दोस्तों? ये सवाल कल करेंगे अगली क्लास में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में आप सभी के सामने ये क्लास पेश होगी, वापस अनुमति दीजिए। धन्यवाद।